शाम बिना नहीं चैन, नहीं चैन रे, ए शाम बिना नहीं चैन रे। शास्त्रीयता में वो उसका होना थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है ये श्रुतिबद्ध संगीत है और मींड गमक सूत के बिना राग नहीं है ही नहीं। राग को स्केल तो नहीं है, ये फ्रेजिस से राग बनते हैं। ये बुजुर्गों ने कहा है आज भी, और ये सच है, क्योंकि ख्याल जो है गायकी जो है, ख्याल की जो गायकी है वो श्रुति बेस्ड गायकी है, श्रुतियों का खेल है। और रागों का सिर्फ एक ही स्केल में हम लोग 4-4, 3-3, 2-2 राग होते हैं कई बार, जैसे सोहनी, मारवा, पूरिया एक ही स्केल है, बट उनके जो न्यास है, उनके जो शक्ल है, उनके जो फ्रेजेस हैं वो उन्हें अलग बताता है। उनके जो स्वरों के जो पॉइंट्स हैं वो उनको अलग बनाता है। जो गंधार पूरिया में है वो सोहनी की नहीं हो सकती या मारवे की नहीं हो सकती। जो ऋषभ मारवे का है वो पूरिया का नहीं है। जो निषाद दहिवत मारवे में है वो पूरिया से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से राग जो है वो श्रुतियों से बनते हैं, ना कि स्केल से। और यही एक साज ऐसा है, यही मतलब क्योंकि ये फिडल है और तंत्रकारी का हर एक अंग उसमें है, जैसे तो ये अब जब है तो यहाँ तो और दूसरा इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को जस्टिस दे सके। अब जैसे मान लीजिए कि मल्हार है, मीन घसीट का काम जो कि राग का मुख्य अंग है, और वो अगर अकम्पनीमेंट में नहीं है तो वो आई थिंक इट्स अ डिस्टर्बिंग। तो वो हमारे गवैयों को डिस्टर्ब करे ना करे वो बात अलग है। मैं कहता हूँ कि हमारी शास्त्रीयता हमारे राग को डिस्टर्ब करने वाली तो बात ज़रूर है। तो इसलिए इस साज को अकम्पनीमेंट में लाया गया, क्योंकि इसमें वो सब नुआंसेस जिसके बारे में मैंने बात की, हर एक वो अंग जो गायकी या जो राग के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, जिससे राग बनते हैं, वो इस साज के ज़रिए हम अदा कर सकते हैं। हालांकि सितार भी है, सरोद भी है, बट इट्स अ प्लग इंस्ट्रूमेंट। उसमें कंटिन्यूटी का एक प्लग है जो कि एक सस्टेन का एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग से टाइमिंग तक ही उसमें वो प्लग रहता है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज प्लेड बाय द फिडल। तो इसका जो कंटिन्यूटी है वो और इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा हो जाता है। वायलिन भी है मगर उसके अंदर टोन का मैच नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस उसका कम है, इसका रेजोनेंस ज़्यादा है, तो थोड़ा रिच लगता है, थोड़ा भरा हुआ लगता है। गवैयों को सपोर्ट भी रहता है। जैसे तो ये सा का ही सस्टेन इतना है, और एक तानपुरे के साथ और जैसे गवैये के साथ में जब बैठते हैं तो वो सस्टेन का हमें बेनिफिट मिलता है, और अकम्पनीमेंट के लिए वो एक जो कनेक्टिविटी है एक सुर से दूसरे सुर पे जाने की, उसकी जो कैसे कहूँगा कि उसके बीच के जो दरमियान का जो काम है, जो बारीकी काम है, वो इस फिडल और टेक्निकली जो जिस टेक्निक से बजाते हैं, जिस स्कूल से वो लोग बिलोंग करते हैं, हर स्कूल का एक अलग टेक्निक है, उस तरह से वो लोग उसको पूरा करते हैं अपने सोच और अपनी तालीम और अपने विचारों के ज़रिए। क्योंकि संगत का काम भी एक, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, ये हमें तालीम में नहीं मिलता है कि हम संगत कैसे करेंगे। संगत वक्त के साथ जैसे 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 हम गवैयों के साथ या और जितने भी वेन्यूज़ या जर्नर्स हैं जिसमें सारंगी यूज़ कर पा रहे हैं या करनी हो चुकी हैं या और हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को
उस खूबसूरती से लाने के लिए एक वक्त लगता है, एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेज दूसरे स्टेज से बेटर होना चाहिए, ये एक अकम्पनिस्ट की या किसी भी म्यूजिशियन की एक ख्वाहिश रहती है। और इसी तरह से जो अकम्पनीमेंट है, हर गवैये का, हर म्यूजिशियन मेन आर्टिस्ट का एक अलग मिजाज है। कुछ लोग बराबरी से अकम्पनीमेंट चाहते हैं, कुछ लोग बैक में चाहते हैं, कुछ चाहते हैं फुल्ली सपोर्ट में आए, कुछ पुराने ज़माने में तो सवाल जवाब होते थे, एक दूसरे को जांच परख हो जाती थी कई कई बार। तो वो अलग अलग तरह की लोगों की वक्त की और उन लोगों की, उन आर्टिस्टों की एक माइंडसेट और नेचर की बात है कि उस वक्त का गाना बजाना किस तरह का था, आज का गाना बजाना किस तरह का है, आगे किस तरह का होगा। तो ये एक टैली करता है अलग अलग मैन टू मैन। शाम बिना नहीं चैन, नहीं चैन रे, शाम बिना नहीं चैन रे, शाम बिना नहीं चैन। तो ये ठुमरी अंग है। फिल्मी गानों में फुल फ्लेजिडली सारंगी नहीं बजती, वहाँ पे जैसे कि इट्स अरेंज म्यूजिक, तो जहाँ जिस इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के गाने हैं, उस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली भी यूज़ हुआ है, जैसे दीवाना हुआ बादल, अब ये एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कहूँगा, जिसमें सारंगी की शायद जगह नहीं थी मगर वहाँ यूज़ हुई। तो इट्स इंटेलिजेंस ऑफ द म्यूजिक कंपोजर एंड द अरेंजर एंड द डायरेक्टर। तो बाज हुआ सारंगी का, मगर इसी खमाज अंग को कितना खूबसूरती से इस गाने में बसाया गया है और किस तरह से सारंगी को इसमें यूज किया गया है, इट्स अनपैरेलल। हालांकि ये पुराना दादरा है मगर इसको फिल्म में यूज किया गया है, टोटली पूरे अलग अंदाज से यूज किया गया है। तो पुरानी फिल्मों में ज्यादा सारंगी का इस्तेमाल था क्योंकि इन्फ्लुएंसेस थे, बट वो इंडियन इन्फ्लुएंसेस थे उस दौर के गानों में। आजकल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं, तो अब वो इन्फ्लुएंसेस इतना बढ़ गया है कि वो मैक्सिमम, जैसे कहते हैं ना कि पहले के गानों में और अभी के गानों में जो फ़र्क है, जो मेन है कि 70% इंडियन पार्ट हुआ करते थे, 30% इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अभी एकदम उल्टा हो गया है, अभी 30% इंडियन है और 70% इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, ना पोइट्री में, ना म्यूजिक में, ना उसके
रिदमिक पार्ट या जितना भी उसका जॉयफुलनेस जो हमारे कल्चर को बिलोंग करता है, वो काफ़ी कुछ हद तक छूटता चला जा रहा है, छूटता चला गया है आई थिंक। तो सारंगी का काम कम हुआ है मगर कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है। पहले बैकग्राउंड में सारंगी बजा करती थी फिल्मी गानों में, आज तो सिर्फ वो ये है कि एक दुख की जगह पर सारंगी का इस्तेमाल होता है कि जहाँ कोई दुखी सीन हुआ वहाँ सारंगी को लाया गया, ऐसा नहीं है। पुरानी फिल्मों में अच्छे अच्छे पंडित राम नारायण जी ने ऐसे खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड बजाए हैं और ऐसी ऐसी जगह पे बजाए हैं कि बयान नहीं कर सकता मैं।